अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर करवा लेती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है, एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब हैं। तो चैप्टर 18 कर रहे थे और उसके अब एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 18 कंप्लीट कर चुके हैं। अलजेब्रा और ग्राफ का नेक्स्ट डिस्कशन है। तो उसकी जो बेसिक वीडियोज़ हैं वो तो आप देख सकते हैं, वो सब बनी हुई हैं और हम उसके एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जो बुक में दिए हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं तो उसके मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे, ज़ाहिर है। एक पार्ट हम बना चुके हैं मिक्स क्वेश्चंस का, अब दूसरा पार्ट बना रहे हैं। एग्ज़ाम स्टाइल से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आमतौर पर जब इस तरह से दिया होता है तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे देते हैं, जहाँ वाई इंटरसेप्ट जहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, एक्स इंटरसेप्ट जहाँ वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो किसी एक को ज़ीरो पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो ये एक जैसे कॉमन क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे कि ये इन्होंने दिया ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता दें आप, तो जाहिर है अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई ज़ीरो होगा ए पे। तो इफ़ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल्स टू 3x - 6 हो गया। 6 उधर आ गया और 3 से डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल्स टू 2, यानी 6 उधर आ गया तो +6 हो गया। 3 से डिवाइड हुआ 6 तो 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ y इज इक्वल्स टू 0 है और x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो 2,0 एक कोऑर्डिनेट हो गया a का। और b के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, जहाँ x इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -6। तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -6, तो 0, -6। ठीक है, ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब लेंथ का सवाल है कि ए बी की लेंथ मालूम कीजिए और मिड पॉइंट मालूम कीजिए जी का, ए बी का। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट की वजह से हमें ये पता है और ये पता है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए दिस इज़ हाइपोटेन्यूस, दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमें लेंथ मालूम हो जाएगी इससे। अब ज़ाहिर है बेस और परपेंडिकुलर के बजाय हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो एक्स एक्सिस पे इसका जो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस है मालूम करने के लिए हम x2 - x1 और y2 - y1 कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत आप पुट कर दीजिए, इसको x2 कह दीजिए, इसको x1 कह दीजिए, इसको y2 कह दीजिए, इसको y1 कह दीजिए, अंडर रूट से निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा, प्रॉब्ली 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। फिर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब जो जहाँ भी x1 खड़ा है और जहाँ भी x2 खड़ा है उन दोनों को आपस में ऐड कर लें और उसको डिवाइड बाई 2 कर लें, x की वैल्यू का मिड पॉइंट आ जाएगा। जहाँ y1 खड़ा है, जहाँ y2 खड़ा है, उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लें। तो x1 और x2 को ऐड किया, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया, ज़ाहिर आंसर। और 6 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 0 है ना, 6 डिवाइड बाई 2 यानी -6 डिवाइड बाई 2 इज़ -3, तो -3 आ जाएगा। 1, -3 जो है वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सवाल हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, ये क्यों दिख रहा है, अच्छा ठीक है। तो सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पी इज़ द पॉइंट, क्यू इज़ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। वही मिड पॉइंट मालूम करना है तो उसी फार्मूले से हो जाएगा, तो ज़बानी हो जाएगा। 13 - 3 इज़ 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5,
और 3 - 2 1, 1/2 इज़ 0.5, तो 5, 0.5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हो गया। अच्छा, द लाइन एक्स ये शो हो रही है डायग्राम में, द लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ 0, -4। एक लाइन शो की है, दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि हमने दिखाई है। तो देखें लाइंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क है। इसको अगर आप रीराइट करते हैं ना, तो आपको स्लोप भी सेम मिलेगा, क्योंकि 3y है तो अपॉन 3, 1/3 स्लोप होगा दोनों का। इसका मतलब है कि दोनों लाइन की स्लोप सेम है। ये बात समझ में आ रही है? मैं इनको रीराइट करता हूँ, y को इधर ले जाता हूँ, तो y इज़ इक्वल्स टू x/3 - 2/3। ठीक है, ये कैसे हुआ? y को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, तो x+2 इज इक्वल्स टू 3y। 3 को इधर ले आए तो y इज इक्वल्स टू x/3 + 2/3। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 1/3 स्लोप आ गया और -2/3 इसका इंटरसेप्ट आ गया। दूसरी लाइन बता रहे हैं कि इसी को बिल्कुल इस तरफ से कर लेंगे तो y इज इक्वल्स टू x/3 - k/3। ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप दोनों का सेम है, 1/3 1/3। इसका मतलब है ये दूसरी लाइन भी बिल्कुल एक जैसी बनेगी इसके जैसी। कह रहे हैं कि ये जो कट कर रही है वो -4 पे कर रही है। इसका मतलब है कि ये चीज़ -4 है। तो यहाँ पे 4 कब आएगा? 3 किसको डिवाइड करता है तो 4 होता है, तो 4 3 ज़ार 12 होता है। तो 12 होता है तो यहाँ पे 4 आता है, तो k इज इक्वल्स टू 12 हो गया, हमें पता है वैसे ही। अच्छा जी, कब कॉपी करें द डायग्राम x - 3y इज इक्वल्स टू k ऑन योर डायग्राम। तो हमें पता है कि ये 4 पे कट करिए, तो 4 पे पॉइंट लिया। उसके बाद हमने ओहो, अपने स्केल को इसके पैरेलल रख के, अच्छा अब मैं तो स्केल ले रहा हूँ ना, और ये स्केल ऑटोमेटिक है, तो मैं इसको नीचे मूव करूँगा तो खाली स्लोप चेंज नहीं होगा, खाली मूव होगा। तो मेरे पास तो ये टूल है कि मैं यूँ ड्रॉ कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया वर्टिकल, यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस ले लें। 2 पॉइंट्स आ गए, यानी यहाँ से यहाँ भी ले लें, कहीं भी 2 जगह पॉइंट्स ले लिए, तो आपको पता चल गया कि इस लाइन के 2 पॉइंट्स कौन से होंगे। सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी स्लोप सेम होगा दोनों लाइंस का। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, वो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको के, क्योंकि हमने कहा k/3 इज इक्वल्स टू -4, सो k इज इक्वल्स टू 12। ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये 3 4 3 और 12 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 12 है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा फिर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक कर्व दिया हुआ है, द डायग्राम इज अ स्केच। ये कर्व जो है वो रेसिप्रोकल कर्व है, इसका मतलब है इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा। लॉजिकली ना रेसिप्रोकल कर्व वैसे बनते हैं हमारे यहाँ, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हो तो रेसिप्रोकल इक्वेशन के कर्व वैसे बनते हैं। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द स्केच फॉर एक्स इस, ये ग्रेटर देन 0 का बनाया है, ये लेस देन 0 का बना लें। तो अब ग्रेटर देन 0 का को कॉपी कर लें रफ हैंड से, और रफ हैंड से ही लेस देन 0 का बना दें, वो ऐसे ही बनेगा मैंने जैसे कहा आपको। फिर स्केच द ग्राफ for of y equals to x on the same diagram। y is equals to x जो है उसका मतलब होता है कि x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दोनों के अंदर से गुजारिएगा, नीचे भी लाइएगा ताकि दोनों कर्व्स को टच कर सके। ये बन गई लाइन हमारी। अब क्या करें, द ग्राफ ऑफ y is equals to 3/x and y is equals to x meet x at x is equals to k। इन दोनों पे जब लाइन हमारी बनती है, जो हमने अभी बनाई बाद में, और ये जो पहले बनी हुई हैं दो कर्व्स, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? x इज इक्वल्स टू के पे, जहाँ x की वैल्यू k है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो
ये भी आसान है। देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कि जब k इज इक्वल्स टू एक्स है तो y इज इक्वल्स टू 3/x के बजाय 3/k, y इज इक्वल्स टू x के बजाय y इज इक्वल्स टू k। तो और दोनों जिस वक्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होंगी। इसका मतलब है 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k। ये k उधर चले जाएगा तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। खाली k की वैल्यू मालूम करेंगे तो √3, अंडर रूट में से 3 बाहर निकलेगा तो 1.73 आएगा। प्लस माइनस दोनों रूट में से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, खासतौर पर ग्राफ के सवाल में, क्योंकि एक यहाँ वो वैल्यू होगी, एक यहाँ वो वैल्यू होगी, तो यहाँ भी और यहाँ भी दो वैल्यूज़ निकलेंगी हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में। क्वेश्चन नंबर 11 द टिप। अच्छा, आपकी बुक में शायद एक क्वेश्चन बीच में से गायब हो गया था, तो आंसर्स में जो है वो एक आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा। द टेबल बिलो गिव्स सम वैल्यूज ऑफ x एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस वेयर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये कोई मुश्किल काम है? देखिए मैंने निकाल दिया आपके लिए। जहाँ जहाँ x वहाँ 6 डाल दिया, 6 36, 18/6 करके सॉल्व किया तो 2.5 आ रही है। अच्छा जी, फिर यूजिंग अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर स्केल बता दिया इन्होंने। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फॉर x की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है और y की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है। y की 0 से 14 तक प्लेस कीजिएगा, x की 0 से 8 तक मार्क कर दिएगा और उसके ऊपर ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है मुझ करने का कोई ख़ास, ये वैल्यूज प्लॉट करनी है खाली। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस तरह से चलाना है बता दिया इन्होंने कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है एक्स एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है वाई एक्सिस पे, और 14 तक वाई लगाना है और 8 तक एक्स लगाना है। फिर आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं, अब जब ग्राफ आप बना लेंगे तो वैल्यू बताइएगा, जब पाई 8 है तो एक्स की वैल्यू ग्राफ में क्या आ रही है, तो वो आप निकाल सकते हैं। और चूंकि ग्राफ किसका है, कौन सा इक्वेशन थी, थोड़ी मैंने देखा नहीं, ये इक्वेशन थी स्क्वायर वाली, तो पैराबोला बनेगा, यू शेप बन रहा होगा कुछ। अच्छा, इन्होंने स्केल चूंकि सेम नहीं लिया वाई एक्सिस और एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, तो ये पैराबोला जो है वो थोड़ा आउट ऑफ शेप बनेगा। यू सब तब सही बनता है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ही स्पीड से, आपने एक ही डिस्टेंस से लिया हो, इसमें एक डिस्टेंस से नहीं लिए हुए, तो प्रॉपर यू नहीं बनेगा। ठीक है, तो वहाँ जहाँ y की वैल्यू 8 आ रही हो वहाँ पे x की वैल्यू टच करके देख लें क्या आ रही है, तो 2 आ रही होंगी जाहिर है, क्योंकि पैराबोला है। तो अगर आपके ग्राफ में y इज इक्वल्स टू 8, हाँ आपके पैराग्राफ, आपके जो ये जो पैराबोला है, ये जो डायग्राम है, उसमें y इज इक्वल्स टू 8 के अगेंस्ट x की वैल्यू है नहीं आपके पास, तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आउट ऑफ द ग्राफ है। ठीक है, तो आप एक वैल्यू ही लिख दीजिएगा जो सामने आपके आ रही हो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स इन द रेंज ऑफ, तो ये बतानी है आपको कि लीस्ट वैल्यू क्या है x² अपॉन 8 प्लस 18/x की। अब देखिए कि जो पिछली वाली इक्वेशन थी, उस वो इक्वेशन थी x² अपॉन 8 प्लस 18/x प्लस समथिंग थी 5 आई थिंक, ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। -5 थी, इसका मतलब है कि इसका इंटरसेप्ट जो था वो -5 था, जबकि दूसरी क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं इसका इंटरसेप्ट -5 नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब है कि पिछली लाइन जो हमने बनाई थी वो और अब जो हम लाइन बना रहे हैं दोनों में इंटरसेप्ट का फ़र्क है, सही है।
देखिए ये आंसर मैं बगैर कुछ सॉल्व किए, बगैर कोई ग्राफ को प्लॉट किए निकाल सकता हूँ। वो कैसे? ये इक्वेशन है जहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू होगी 6, तो फिर कुछ आंसर बनेगा, और 2.5 जैसे आंसर आया था। जब x 6 था तो y 2.5 था। लेकिन वो इक्वेशन जिसमें -5 नहीं है, तो उसमें अगर x 6 होगा तो y कितना होगा? तो उसमें से 5 माइनस कर दें, डायरेक्ट 5 नहीं है उस इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि y की सबसे छोटी वैल्यू 1.5 है। तो ये किस इक्वेशन की बात हो रही है? इस इक्वेशन की जिसमें -5 एग्जिस्ट करता है। तो उस इक्वेशन में जहाँ पे कि -5 नहीं है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू, चूँकि बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इंटरसेप्ट का फ़र्क है, तो उस इक्वेशन में जिसमें कि -5 नहीं है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो भी ऐसी ही होगी, बस उसमें +5 कर लें आप, तो वो 6.5 होगी। ये लॉजिक है इसकी। ठीक है, दो इक्वेशन उन्होंने दी। पहले वाली ये थी जिसमें कि y की वैल्यू जो भी निकालते थे उसमें से एक 5 माइनस हो जाता था। अब ये इक्वेशन दी जिसमें y की वैल्यू जो भी निकालते हैं उसमें से -5 नहीं होता। तो पुरानी वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन के ग्राफ के कर्व्स बिल्कुल सेम बनेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम है, स्लोप्स वगैरह इनके। तो इस केस में ये और ये बिल्कुल सेम बनेंगे, सिर्फ ये उससे, उस वाले से ये 5 नीचे बनेगा, उसकी हर वैल्यू उसकी हर वैल्यू से 5 नीचे चलेगी y के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो y की जो सबसे छोटी वैल्यू पुराने वाले ग्राफ से थी उससे 5 ऊपर होगी वो, क्योंकि -5 नहीं हुआ उसमें से, तो वो 6.5 होगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकली ड्रॉ करने की ज़रूरत इसको नहीं है, ऐसे ही समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल्स टू 2.5। जहाँ x 2.5 है, ये आपका कर्व बनेगा, ये एक्सेस होगी। जहाँ x की वैल्यू 2.5 हो, वहाँ पे एक टेंजेंट बनाइएगा। और टेंजेंट्स को कैसे नापते हैं मैंने बता दिया था कि आप जो है वो चेंज इन वाई ओवर चाहे चेंज इन एक्स से जो है वो इसका ग्रेडियंट निकाल दीजिएगा। ठीक है जी। y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट ये ले लीजिएगा, यहाँ पे y की वैल्यू देख लीजिएगा, x की वैल्यू देख लीजिएगा, एक पॉइंट ये ले लीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू देख लीजिएगा, y की वैल्यू देख लीजिएगा। तो y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 करके ग्रेडियंट निकल आएगा इस लाइन का, जो कि कमोबेश होगा कितना होगा, 2 और 2.5 के बीच में होगा, ये बुक बता रही है। क्वेश्चन नंबर ई है, ऑन द एक्सिस यूज्ड इन पार्ट बी ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, x के साथ इसका माइनस का रिलेशनशिप है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दैट बन जाएगा। क्योंकि जहाँ x इज इक्वल्स टू 0 है वहाँ y 12 है, स्लोप -1 है, तो इसका इंटरसेप्ट 12 है, 12 पे कट करेगी ये। इसको सही लिखने का तरीका है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 12। तो स्लोप -1 है और इंटरसेप्ट 12 है। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं वो इस लाइन का सॉल्यूशन है। तो बताइए ये कौन सी जगह है? a और b निकालिए। चलें जी, ये भी निकालते हैं अभी। अच्छा, जस्ट बाय द वे एक बात मेरे जहन में आई पिछले एक सवाल से मुताल्लिक़, कि जब हमने ये लिया था 1.5 वैल्यू, और एक्चुअली आपने तो ग्राफ बनाया होगा ना, मैं तो ग्राफ नहीं बनाया हुआ। जब आपने ग्राफ बनाया होगा और ग्राफ की सबसे नीचे वाली वैल्यू यही होगी 1.5, तो आप उसमें +5 कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका ग्राफ 1.5 से कुछ थोड़ा सा नीचे और जा रहा हो, और फिर जाके घूम के 1.7 पे आया हो कर्व बनाने की वजह से, तो फिर आपको वो वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वो 1.4 पे आ रही है तो फिर आप 6.4 बोलेंगे, 1.3 पे आ रही है तो 6.3 बोलेंगे। कमोबेश होगी यहीं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू यही है। अच्छा, वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। सेकेंडली, जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे, ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई होगी ग्राफ पे 0, 12।
दूसरी दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले लें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले लें जहाँ एक्स की कोई वैल्यू रख दें। फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू 0 रख दें, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 12। तो एक पॉइंट मिल गया आपको 0, 12, एक और पॉइंट आपको मिल गया 12, 0। तो इन दोनों की मदद से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में जो है ना, वो बज़ाहिर देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्राफ्स में बड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ अजीब सी सूरत हाल लग रही है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके आप प्रोसेस फॉलो कर लें तो खुद ब खुद जवाब निकल के आ जाएगा। ये कह रहे हैं जहाँ ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसकी मेरे पास इक्वेशन नहीं है तो मैं -5 ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इसका आंसर है। तो पहले इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट तो करवा लें हम। तो ज़रा इंटरसेक्शन देखते हैं, विच इज़ 12 minus x is equals to x square upon 8 plus 18 upon x minus 5। इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है। नीचे से 8 और x को ख़त्म करना है, तो हम पहले सबको मल्टीप्लाई बाय x कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं, ताकि 8 और x नीचे से ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, तो ये थोड़े बड़े बड़े आंसर आ जाएंगे। इसको फटाफट मैं रिजॉल्व करता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई किया, एक्स से भी किया है, तो 8 12 96, एक्स ये हो गया, माइनस ये हो गया 8x²। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 से 8 कट गया, खाली x³ हो गया। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हुआ, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x से x कट गया, 8 रह गया। 18 8 ज़ार 144, -5 जो है जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40, और x से मल्टीप्लाई हुआ तो x। ठीक है, 8 से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, x से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वजह से ये कट गया नीचे वाले। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है आपको, खाली सारे एक तरफ ले जाते हैं, ये सब उधर ले जाएंगे। तो x³ प्लस 8x², फिर 96 और 40 रह गया, तो हम 96 को उधर लेके जा रहे हैं। तो -40 पहले से मौजूद है, 96 भी माइनस में हो जाएगा यहाँ से जाने की वजह से, आंसर बनेगा -136x और +144 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा गौर करें कि ये जो इक्वेशन इन्होंने दी थी, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 144, x³ प्लस 8x² प्लस bx, ये हमारा -144 136x है, प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बिल्कुल इसके अंदर एग्जैक्टली बैठ रही है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। जब ये दोनों इक्वेशन सेम है तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू -136। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारा डन हो गया। लेट्स क्लीन एवरीथिंग आउट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस विच इज इक्वल्स टू y। ठीक है, फंक्शन ऑफ x यहाँ लिखा है और y के बराबर होता है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ x की वैल्यू दी हुई हैं उससे y की वैल्यू निकालनी है, एक दो जगह नहीं दी हुई होगी तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लीजिए। फंक्शन से इक्वेशन मैंने बना दी है आपकी। तो x की जो भी वैल्यू दी हुई है, 7 दी हुई है, तो 7 + 1 8 हो गया, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 12 भी आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे 7 रखेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 रखेंगे तो 1.2 आएगा आई थिंक। सॉल्व करके देख लीजिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू बता दी हमने ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ये सब इन्होंने बता दिया। जहाँ पे प्लॉट करना है आपको 0 से 11 तक की वैल्यूज़ को, स्केल 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है। ठीक है, 1:1 के स्केल पे आपने ग्राफ बनाना है। 1 सेंटीमीटर का एक डब्बा लगाइएगा और इस ग्राफ को उस पर बना दीजिएगा।
और 3.3। अच्छा, ये ग्राफ क्या बनेगा? तो चूंकि इसकी इन्होंने माइनस वैल्यूज़ नहीं ली, आप देख रहे होंगे रेसिप्रोकल ग्राफ है। रेसिप्रोकल ग्राफ आपको याद है कैसे बनता है? तो इसकी माइनस वैल्यूज़ नहीं ली तो खाली एक साइड का ही बनेगा। ठीक है, अब एक साइड का बनेगा तो उसमें इन्होंने बताया कि 3,3 की का ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट लेने का तरीका क्या है? उस पॉइंट को मार्क करें, वहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाएं जो उसको जस्ट टच कर रही हो, उसको एक्स पे भी मिला दें, वाई पे भी मिला दें। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0, समथिंग होगी, देख लें कहाँ टच कर रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो समथिंग, 0 होगी, देख लें कहाँ टच कर रहा है। उसके बाद y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके इसका ग्रेडियंट निकाल लें। ठीक है जी, तो ये हो गया। ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ अ ग्राफ y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। इसको हम अपने टॉपिक क्या लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8। 8 इंटरसेप्ट है, तो एक तो पॉइंट मिल गया आपको, 0,8 यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर y को 0 कर दें, तो y 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू 8 आ जाता है। तो वो यहाँ कहीं आपको टच करने को मिल जाएगा। इन दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर लें, कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी लाइन। अब क्या करें? शो द इक्वेशन 8 माइनस एक्स सिंप्लीफाइज टू एक्स स्क्वायर minus 7x plus 4 is equals to 0 and use a graph to solve this equation giving your answer correct to one decimal place. ओके, अब ये आखिरी पार्ट है, इसे करके देखते हैं। अच्छा, अब देखें ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं और मुख्तलिफ एंगल्स से आपको इस तरह से तंग किया जाता है पार्ट सी में हमेशा। अब इन्होंने कहा कि दिखाइए कि ये वाली इक्वेशन y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स जो है वो ये बन सकती है। तो कैसे बन सकती है? तो जाहिर है ये एक ही सूरत हो सकती है कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, नज़र आ रहा है हमें, ये तो आपका पैराबोला है। तो एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व के साथ कब मैच कर सकती है? तो ये हमारे पास एक सिचुएशन मौजूद है, हम इसको बराबर करके देख सकते हैं। ऐसे ही करना होता है हमेशा, सवाल का एंगल मुख्तलिफ हो सकता है। पिछले सवाल में भी हमने ये किया था कि दो इक्वेशंस दी गई थी, एक स्ट्रेट लाइन की और एक कर्व, और दोनों को हमने इक्वेट करके एक सिचुएशन में लाए थे जो अचानक से पता चला कि उनकी दी हुई सिचुएशन के जैसी थी। ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं, देखें आंसर निकलता है कि नहीं निकलता। विच इज़ इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, इसको हम बराबर रखने जा रहे हैं वाई इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स प्लस 1। वाई इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कहीं ना कहीं बराबर होती हैं क्योंकि ये लाइन इसको कट करके जा रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यकीनन दो जगह पे बराबर होगी। तो हम जिन पॉइंट्स पे बराबर है उन पॉइंट्स पे इनको इक्वल करते हैं, तो हम कहते हैं 8 माइनस एक्स बराबर है 12 अपॉन एक्स प्लस 1 के। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 को पढ़ ले आते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। इस 12 को भी उधर ले जाने की ज़रूरत है, यस 0 है ना, तो उधर ही ले जाते हैं। ये 12 इधर आ जाएगा तो इधर 0 रह जाएगा। तो 8x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक है, x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x बन गया और बाहर माइनस है तो माइनस लग गया। ये बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सीधी सीधी बात है, ये सब कुछ उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर 0 इधर छोड़ दीजिए, माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यस हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिख देंगे फिर आप। ठीक है, अब आप ग्राफ को यूज़ कीजिए
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यानी हमें पता है कि ये दोनों, ये बात ट्रू कहाँ होती है कि ये और ये बराबर होते हैं, ये दो जगह पे होती है, जहाँ पे दो जगह पे कट कर रही होगी। बस अपने ग्राफ पे टच करके देखिए यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो आप टच करके बता सकते हैं इसमें कि जो वैल्यू किसकी मालूम करनी है हमें, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो वो कौन कौन सी एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स की वैल्यू ये आएगी, एक एक्स की वैल्यू ये आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम बता देंगे, जो कि एग्जैक्ट नहीं होंगी। अराउंड कोई 0.5 होगी शायद, एक दूसरी कोई 0.8 होगी, इसके करीब करीब ही कुछ आएंगी। ठीक है, 1.5 होगी और एक शायद 6.5 होगी। यस, ठीक है जी। तो इसमें रेंज दी हुई होती है आंसर में, मार्क्सिंग में मैं देख रहा था तो पहले पॉइंट की जो रेंज है वो 0.5 से लेके 0.8 तक है, और दूसरे आंसर की रेंज है 6.2 से 6.5 तक है। तो सारे ही आपके इनमें से कोई भी आ जाएगा तो जवाब सही माना जाएगा। ग्राफ ज़ाहिर है चूँकि आपने कर्व बनाया है, तो कर्व बनाते हुए आपके और दूसरे बंदे के हाथ में कुछ फ़र्क आ सकता है। इसका मार्जिन आंसर में दिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर वही एक जैसे सवाल है। आई स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज दिस। Okay. The graph cuts the x-axis at k and l. The point M lies on the graph and on the line of symmetry. When p is equals to 1, यहाँ पे बता रहे हैं p q r दिया हुआ है। p is equals to 1, q is equals to 2, r is equals to -3। अब बताइए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर x is equals to 4 क्या होगा, यानी वहाँ y की क्या वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ k एंड l एंड कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 1x² प्लस 2x -3। ये हो गई इक्वेशन हमारे पास सही तैयार। अब कह रहे हैं जहाँ x4 है वहाँ पे क्या होगा, तो भाई निकाल लो। x4 है तो क्या होगा, 4 4 16, 4 2 8 -3, तो 16 5 21 होगा आई थिंक, a का 1। लेट मी चेक। अब देखिए ये सॉल्व करते हुए पता चला कि क्वेश्चन ही गलत था। हमने जाके क्वेश्चन चेक किया तो क्वेश्चन में यहाँ -2 है, तो इस गलती की वजह से पूरा आंसर हमारा चेंज हो गया। ये -2 से हो जाएगा, नहीं -8 हो जाएगा, तो फिर ये गलत जाएगा, इसलिए बुक में आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो उसको सही कर लें, क्योंकि जो बस सारे आंसर ही फिर आपके गलत आते हुए नजर आएंगे। ये क्वेश्चन सही बना लें। तो y इज इक्वल्स टू x² -2x -3। तो 16 में से 8 गए 8 बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे। अच्छा फिर क्या करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के एंड एल। इक्वेशन मौजूद है आपके पास। के वो पॉइंट है जहाँ y इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियसली, अपना वो फैक्टराइज कर लीजिए इसको कि x² -2x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा फैक्टर। देखें ये मैंने फैक्टराइज कर लिया इसको, x² -3x प्लस x -3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी भी तो पहले वो चैप्टर उसको करना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे इसको फैक्टराइज करके ज़्यादा अच्छा लगता है। x कॉमन निकाला, x -3 बचा, प्लस 1 कॉमन निकाला, x -3 बचा इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 x -3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -1 इसकी वजह से, x इज इक्वल्स टू 3 इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर आ गए। जब x की वैल्यू मालूम हो गई, y की तो 0 थी, तो -1 0 और 3 0। एक जो है वो k है और एक जो है l है, ये -1 है और ये 3 है।
ठीक है, इसका मतलब है कि ये 0,0 नहीं है ये पॉइंट। फिर आगे चलें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। अच्छा जी, एम मालूम करते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया कि एक्स एक्सिस है, ये नहीं बोला बाकी वाई एक्सिस है। तो ये नहीं, गलत गलत फहमी में पड़िएगा। ठीक है जी, एम मालूम करते हैं। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज ऑफ पैराबोला कम आएगी कि इन्होंने खुद बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री से एम गुजर रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जहाँ दोनों तरफ ग्राफ बराबर होता है, एक जैसा बढ़ता है ऊपर। ठीक है, पैराबोला की केस में तो और एक जैसा बढ़ता है, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में बिल्कुल ये गुजर रही होगी, और बीच का पॉइंट निकालना आपको आता है। x1 प्लस x2 अपॉन टू, और y1 और y2 अपॉन टू। अब y तो हमें पता है कि ज़ीरो ही है यहाँ पे, तो इसको देखना ज़रूरी नहीं है। बस x1 प्लस x2 अपॉन टू कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यू आई थी? -1 और 3। -1 और +3 इज इक्वल टू 2 अपॉन टू 1। तो ये पॉइंट है 1,0, जो यहाँ ये वाला पॉइंट है। अब हम निकाल लेते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू क्या होगी, तो ये पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 -1 टू द 2 -3, y इज इक्वल्स टू -5 + 1 -4। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो ये चालाकी से निकाला है हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस का देखते हैं। पार्ट बी, डिस्क्राइब हाउ द अबव स्केच of the graph would change in each of the following cases when p is negative, p is +1, or q is equals to r is equals to 0। तो अबव स्केच कैसे चेंज होगा? ओके, अब p कहाँ है? p ये है। p अगर माइनस में होगा तो ग्राफ पे क्या चेंज आएगा? ये सारा अगर आपको याद हो तो पैराबोला के डिस्कशन में मैंने बताया था कि अगर ये प्लस में होता है तो यू शेप बनता है, माइनस में होता है तो इन्वर्स यू बनता है, अपसाइड डाउन यू बनता है। ये बात बता देंगे आप यहाँ पे, द ग्राफ वुड बी एन इन्वर्स अपसाइड डाउन यू शेप। और ये पॉइंट इसका फिर मिनिमम पॉइंट नहीं बल्कि ये पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर और अगर P1 हो, अभी क्या था? P1 ही था। Q जो था वो -2 था और R 3 था। अगर Q -2 ना हो बल्कि Q और R दोनों ज़ीरो हो जाएं, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन बनती है तो देखिए ये एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर y इज इक्वल्स टू 1 है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रखने के लिए। जब y इज इक्वल्स टू 1 है तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 1 ज़ार 1 होगा, एक पॉइंट तो आ गया 1,1। जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 2 ज़ा y इज इक्वल्स टू 4 होगा, और x इज इक्वल्स टू -2 है तब भी y इज इक्वल्स टू 4 होगा। तो 2,4 और 2,4, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y इज इक्वल्स टू 1 होगा। और जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये वाला पैराबोला ऐसे बनता है। एक लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एक्स, वो ऐसे बनती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। और पैराबोला में
स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। और पैराबोला में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक परफेक्ट पैराबोला बनता है जो बिल्कुल ओरिजिन को टच करता हुआ जाता है ऐसे। और अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो बस ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये कर रहे हैं, ये आपकी जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कहाँ गया कि इस केस में ग्राफ कैसा होता है। तो हमें पता है कि इस केस में एक पैराबोला बनता है जिसका कि मिनिमम पॉइंट जो है वो 0,0 पे होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस होती है। ये दोनों बातें कह सकते हैं आप। लाइन ऑफ सिमेट्री वुड बी वाई एक्सिस एंड द मिनिमम पॉइंट वुड बी 0,0। तो इससे एग्जैक्टली अगर आप ये दो बातें किसी को बता दें तो वो एग्जैक्टली सही पैराबोला बना देगा आपको, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन इसका सेक्शन सी है। अनदर क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इन्होंने। द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओहो अच्छा, फिर राइट डाउन द वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो सी की वैल्यू क्या है, पार्ट वन में ही बतानी है खाली हमें, ठीक है। लेट्स लुक एट दैट कि जिस वक्त जिस पॉइंट पे जिस जगह ये ओरिजिन से गुजरने वाला ग्राफ बन रहा है, ओरिजिन से गुजरने वाला ग्राफ बन रहा है, तो फिर ये तो यही ग्राफ बन रहा है। और जब ओरिजिन से गुजरने वाला ग्राफ बन रहा है तो फिर इस पॉइंट पे वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 4 5 6 1 2, नहीं, इस पॉइंट पे वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो द वैल्यू ऑफ सी वुड बी 0। फिर पूछ रहे हैं ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 4,8। 3,0 4,8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इन दो पॉइंट से ग्राफ गुजर रहा है तो ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। चलें आइए बताते हैं। अब जब ये इक्वेशन जो इन्होंने दी है दो पॉइंट से गुजर रही है तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पता है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पता है। तो बस ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालिए। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, थोड़ी सा जगह साफ कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक वैल्यू 3,0 है और एक वैल्यू 4,8 है, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 डालते हैं। 3 सीधा 9 प्लस b यानी 3b, 9a 3b प्लस c, और c हमें पता है कि 0 है। अच्छा, फिर हम देखते हैं, पहले ही निकाल दिया था ना उन्होंने हमसे कि ये ओरिजिन से गुजर रही है। दूसरी देखते हैं, y इज इक्वल्स टू for the 16a प्लस 4b और 0, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रा साफ साफ कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं कि 16a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 8 और 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। इनको एलिमिनेट कर देते हैं, b को एलिमिनेट कर देते हैं पहले, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से कर देते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट, कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा। तो 16 इंटू 3 is 48a, 1 becomes, यहाँ लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 4, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड 2 बाय 4, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अब इतना तो आपको समझ आई गई होगी कि स्टेप्स कैसे लिखते हैं, पीछे इतनी सारी अलजेब्रा करते हुए आ रहे हैं हम लोग। 12b is equals to 8 theta 24 और 2 becomes
9 4s are 36, a plus 12 b इज इक्वल्स टू 0। ये कट जाएगा तो 48 में से 36 माइनस करें तो 12 बचता है। 12 ए इज इक्वल्स टू 24 ए इज इक्वल्स टू 1/2 0.5। ठीक है, 1/2 बन रहा है, सॉरी ए इज इक्वल्स टू 2 बन रहा है, 24/12। और बी निकाल लीजिएगा, ए की वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए, इसमें से इसमें डाल दीजिए। तो 9 2 ज़ा 18, 18 उधर चले आएगा। 3b इज इक्वल्स टू -18, b इज इक्वल्स टू 18/3 6 -6। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। क्लीन इट अप। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इतने सवाल हैं माशाल्लाह कि आप जो है वो मल्टीपल आवर्स की वीडियोस बनेंगी अगर एक एक में तफसील से करूँगा तो। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ए पे तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, हमें पता है, और बी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने। शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए कॉमा बी। तो यार ये क्या मुश्किल है, आपके पास ये पॉइंट मौजूद है और आप ग्रेडियंट मालूम करते हैं y2 माइनस y1 4.5 माइनस 0.5 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अरे इसी पे कर दिया मैंने, ठीक है, 2 आ गया ग्रेडियंट, ये याद रखिएगा। इसको साफ कर दूँगा। फिर यूजिंग द डायग्राम एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x एट विच a gradient of the curve is equals to the gradient of the straight line। वो जगह जहाँ कर्व का ग्रेडियंट लाइन के ग्रेडियंट के बराबर हो जाता है वो कहीं यहाँ कहीं आएगी, है ना। तो डायग्राम को यूज़ करना है आपको, डायग्राम को यूज़ करते हुए वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे कैसा होगा। अब तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, आपने देखा ही होगा कि मेरे पास ये मौजूद है टूल। तो मैं इसको इसके पैरेलल रखूँगा और उसके बाद इसको उंगली से खींच दूँगा तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे कि मुझे वो ग्रेडियंट बनता है इसका, वो यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको गायब करते हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं विच इज़ अराउंड 1.1 यहाँ पे, और ये 2 में कम 1.8 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मालूम करना था, वैल्यू ऑफ एक्स, तो 1.1 आ रही है। अब आपने दायरे स्केल से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो 1.2 भी माना जाएगा, 1.3 भी माना जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा आपका। चलो जी, चलो एक सवाल तो आसान आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, दो तो हैं। चलें, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ जर्नी बाय ट्रक। चलो शुक्र है, शुक्र यूँ है कि वो कर्व का ग्रेडियंट इक्वेशंस इनके सॉल्यूशन के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं गया हुआ है मामला, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल। द ट्रक अप्रिशिएट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। ठीक है, कि कितनी स्पीड पकड़ रहा है। द ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 18 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ये यहाँ तक गया, 30 सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड चलेगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ओके, और पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भागा। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास स्पीड है 18 पर 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर है ट्रक देन द ट्रक देन स्लोज डाउन इन 10 सेकेंड्स। कहाँ तक गया भाई 10 सेकेंड में, ये 30 है, 30 से 40 में स्लो डाउन हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड से गया। स्लो डाउन हुआ 18 से कहाँ तक आया, 10 तक।
and travels through a road at 12 meters per seconds. ये 12 है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मुझे तो ये 10 लग रहा है। ये 12 है क्या? अच्छा चलो। एट द एंड ऑफ द रोड वर्क इट एक्सलेट्स बैक टू स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, वापस चला गया, लेकिन इस दफ़ा जल्दी भागा 10 सेकंड के अंदर। तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 100 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक। अब एक तो पहले मैं समझना चाहूँगा कि मैं डायग्राम को ट्रू मानूँ कि सवाल को ट्रू मानूँ, तो मैं पहले पास पेपर में से इसका क्वेश्चन देख के आता हूँ। जी मैंने पास पेपर देखा है, तो ये 12 से ही गुजर रहा है, ये डायग्राम गलत है, यहाँ से गुजर रहा है यूँ, ठीक है, ये गलत है लाइन। अच्छा, फिर अब ज़रा काम करते हैं थोड़ा सा। अब अगर अब आपको याद हो कि 18.1 में मैंने समझाया था कि ये जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है जिसमें स्पीड और टाइम होता है, हाँ, इसकी मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया। थ्योरी इसकी मैंने समझाई थी, ज़रा जल्दी से दोबारा बता देता हूँ कि स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम एंड एक्सेलरेशन इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो एरिया निकालते हैं, लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो दिस इनटू दिस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस स्क्वायर का एरिया अगर हम निकालें तो ये साइड बाय ये साइड निकालेंगे, यानी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस साइड और दिस साइड जब मल्टीप्लाई होगी तो स्पीड से टाइम मल्टीप्लाई होगा, टाइम से टाइम कैंसिल होगा, क्या बचेगा? डिस्टेंस। ये इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। कॉन्सेप्चुअली बस ये समझ लें कि जो एक्सेलरेशन का कर्व होता है उसके एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, जो भी एरिया कर्व के नीचे नीचे बन रहा है वो सब डिस्टेंस होगा। लेकिन ये बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है, ये समझ में आनी चाहिए है लॉजिकली, कि अगर आप कहीं भी किसी भी स्पीड से गए हों तो वो तमाम एरिया निकाल लें, एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में वो तमाम एरिया निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में बचेगा डिस्टेंस। तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है बस अब इसमें। तो अब एरिया अंडर द कर्व अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में निकाल के भी दिखाया था 18.1 में, और उसको हमने ये सीखा था कि चाहें तो कम से कम एरियाज़ में डिवाइड कर लें, और नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, जो मिल रहा है उसी में कर लें। तो ट्रपेजियम से कर लें, स्क्वायर से कर लें, रेक्टेंगल से कर लें, जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं आप उससे कर लें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इस ग्राफ को ठीक कर लें। इस ग्राफ में मज़ीद करेक्शन की ज़रूरत है छोटी सी। वो ये कि जब लाइन ऊपर आएगी तो जो लाइन डाउनवर्ड्स आ रही है वो भी तो सही जगह मीट करेगी। ये 40 पे टच कर जाएगी तो यूँ हो जाएगी, ठीक है, 40 पे टच करेगी, यानी 12 और 40 वाले पॉइंट पर टच करेगी ये। और ये लाइन जो यहाँ है थोड़ी सी पीछे है, 90 पे टच कर रही है, तो ये यूँ जा रही है। इस एक लाइन को नीचे ले आने की वजह से पूरा ग्राफ गलत हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब आप चाहें तो ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, एक ये शेप ले लीजिए, चाहें तो इसको भी ट्रायंगल बना लीजिए अलग से, चाहें इसको ट्रेपेजियम ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से तो 2 ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम बनना चाहिए। ये पूरा हमारा एरिया अंडर द कर्व है ना, ये सब एरिया अंडर द कर्व है। तो मैं ज़रा जल्दी से 3 अलग अलग कलर से आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। 1, 2 और 3। ठीक है, तो लेट मी वर्क इट आउट एंड देन कम बैक टू यू। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 3 है, और ये एरिया नंबर 2 है, इसको मैं 2 कहता हूँ। इसको मैंने ए बी सी और डी से मार्क कर दिया है। ट्रायंगल नंबर 1 की हाइट जो है वो 6 है, और बेस जो है वो 20 से 40 गया तो 20 है। ट्रायंगल नंबर 3 की हाइट भी 6 है और बेस जो है वो 10 है।
और इसकी जो ए से डी तक है वो 100 है, बी से सी तक है वो 80 है, और सी से डी तक की जो हाइट है वो है 12। तो इसकी बुनियाद पे मैंने पहले ट्रायंगुलर फार्मूला कैलकुलेट किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर दूसरे का किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर जो ट्रपीजियम है उसका निकाल लिया, ए डी प्लस बी सी यानी अपोजिट साइड से उनकी उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और मल्टीप्लाइड बाय सी डी यानी डिस्टेंस बिटवीन दैम कर दिया। तो ये आया 1080, उसमें 60 प्लस 30 ऐड किया, 1170 हमारा डिस्टेंस आ गया, विच इज़ मीटर्स में है। ये मीटर्स लिखना मत भूलिएगा वरना नंबर कटेंगे, इन मीटर्स। ठीक है, तो ये डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ एक नया पेज ले लेते हैं। अच्छा ये आ गए लंबे वाले सवाल, फिर से वापस चलें बाहर। एडम स्टूड ऑन अ स्लोप। मैं क्वेश्चन पढ़ के वापस आता हूँ, अगेन टाइम थोड़ा सा आपको बचा रहा होता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले अंडरस्टैंड करके कुछ सोल्यूशन निकाल के फिर आपके पास आता हूँ। ठीक है जी, अब फरमा कह रहे हैं कि ये एक लड़के ने यहाँ से एक बॉल को रोल करना शुरू किया, रोल करते करते ऊपर गया, लेकिन फिर वो बॉल वापस आती गई, एक जगह तक पहुँचा रोल करते करते, और फिर वहाँ से 25 है, 25 मीटर तक, 15 से शुरू किया था, 25 तक गई, और फिर वापस नीचे तक आ गई, 0 तक आ गई। तो ज़ाहिर है इसकी स्पीड वेरी हो रही होगी, पहले आराम आराम से चल रहा होगा, फिर एक जगह जाके रुक गई होगी, 0 हो गई होगी, फिर दोबारा स्पीड गेन होनी शुरू हुई होगी, वापस नीचे आई होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, और इसको प्लॉट करना है। इसके उन्होंने डिस्टेंसेस दिए हुए, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, और आपको एक को एक्सेस पे लेना है, एक को वाई एक्सेस पे लेना है। किसको एक्स पे लेना है, किसको वाई पे लेना है? देखिए इन्होंने एक्स के यूनिट जो है छोटे रखे हैं, वाई के यूनिट बड़े रखे हैं। तो y को आपने 30 तक ड्रॉ करना है, x को आपने 6 तक ही ड्रॉ करना है, तो जाहिर है फिर t को x पे लेना है और y को यहाँ लेना है, y एक्सिस पे, और ड्रॉ कर लेना है। जब आप कर्व बनाएंगे तो कर्व जो है वो 5.5 पे जाके आपने रोका, लेकिन जो कर्व की कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, समझ लीजिए कि 0 पे 15 है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से आएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने रफ बनाया, आप जब एग्जैक्टली पेस्ट करेंगे इसको तो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो सही बन जाएगा, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पे आके कहीं रुक जाएगा, तो उसको उसी कर्व के साथ जिसमें कि वो आगे आ रहा है उसको नीचे तक मिला दीजिए, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, वो स्लोप सेम इसलिए है कि वो तकरीबन एक एक के फ़र्क से ही बढ़ रही है स्पीड। पहले 3 कवर किया, -3 पे, -4 पे, -5 पे, -6, तो फिर जिस 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 स्लोप के साथ आप नीचे आ रहे हैं बस उसी के साथ आप मिला दें, और ज़ीरो वाली लाइन से टच कर दें इसको यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे जाके के डिस्टेंस y 0 हो जाएगा, और कितनी देर लगेगी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये 5.5 सेकंड में तो 4 हुआ था, लेट सपोज ये 4 है, थोड़ा सा ऊपर है अभी लाइन से, तो कितने सेकंड पे जाके ये वापस ज़मीन पे टच कर जाएगी, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, जो बज़ाहिर हो सकता है कि 6 हो, लेकिन 6 लग नहीं रही क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ना। आधे सेकंड पे यहाँ पे उसने 5 मीटर कवर किया, तो फिर आधे सेकंड में 6 मीटर कवर किया, तो फिर आधे सेकंड में 7 मीटर कवर करेगी, जबकि रह गए खाली 4 मीटर, तो आधे के आधे सेकंड में ही 3.5 कवर कर लेगी वो, तो इट वुड बी अराउंड 5.76 या 5.8 समथिंग होगी, लॉजिकली बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे जाके टच करेगी यहाँ 5.8 समथिंग होगा। ठीक है, तो एक तो आपने ये कर लिया, ग्राफ बना दिया। एक्सटेंड द कर्व टू रीच द बॉटम, ये हमने कर दिया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट t इज इक्वल टू 3.5। भाई 3.5 ढूंढिए, उस पर एक लाइन बनाइए जो x और y दोनों को टच करती हो, यहाँ पे x 0 होगा, y की कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, y 0 होगा, और फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके टेंजेंट निकाल लीजिए, यानी स्लोप निकाल लीजिए इसका।
ठीक है। और फाइंड द गेन, ये हो गया। ये कुछ माइनस में ही आएगा, डायरेक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो -5 या 6 आएगा आपका। इस ग्रेडियंट से क्या पता चल रहा है? इस ग्रेडियंट से पता चल रहा है, अगर ये 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो अ, जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, वो कितने टाइम में कवर कर रही है। तो स्पीड ऑफ बॉल एट कितने सेकंड, कितना बोला था, 3.5, एट 3.5 सेकंड, या जो भी सेकंड ही दिए मैंने, हाँ सेकंड्स टाइम, तो ये स्पीड है उस वक्त। तो ये हमें बता रहा है, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ग्रेडियंट निकाला है, ग्रेडियंट क्या बता रहा है, इस वक्त इसकी स्पीड बता रहा है। और वो आप वैसे ही बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया, वाई अपॉन एक्स किया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। पार्ट डी में पूछ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर ही रोल्ड द बॉल एडम रैन डाउन द स्लोप एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। ये एक ही रफ्तार से भागते रहे, इनकी स्पीड तो कम हो रही थी, देखें पहले कुछ स्पीड ज़्यादा थी, फिर ज़ीरो हुई, फिर कम थी, फिर तेज तेज होती होती ज़्यादा होती गई। ठीक है, तो ये स्पीड नहीं, मतलब डिस्टेंस से ज़्यादा कवर कर रहा है ना पर सेकंड, तो इससे लग रहा है कि एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन ये सेम स्पीड से भागा 1.5 मीटर पर सेकंड। राइट डाउन द डिस्टेंस ऑफ एडम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लोप व्हेन, जब टाइम कुछ नहीं गुजरा था उस वक्त बॉटम से एडम का क्या डिस्टेंस था, टाइम ज़ीरो था, तो वो कहाँ खड़ा था, तो ये बताना है। और दूसरा ये बताना है कि टाइम जब 4 था तो कहाँ खड़ा था। अब पहली बात तो ये कि जब टाइम ज़ीरो था तो हम, इसने खुद ही तो सवाल में बताया कि यहाँ खड़ा था जहाँ पे कि डिस्टेंस 15 था, तो टाइम ज़ीरो पे तो डिस्टेंस 15 हमें पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15। अब जब टाइम 4 हुआ, अब यहाँ से आगे गया है ये, तो टाइम 4 पे डिस्टेंस कहाँ पे खड़ा था, तो ये 19 पे खड़ा था। अच्छा नहीं, वापस भागा है, सॉरी सॉरी, उल्टा, यहाँ नहीं देखना, वापस भागा है। तो 1.5 की स्पीड से भागा और 4 सेकंड गुजार लिए, तो 1.5 की स्पीड से 4 सेकंड में कितना बनता है, तो 1.5 की स्पीड से 4 सेकंड भागा, तो 1.5 इंटू 4 विच इज 6 मीटर भागा वो। पूछ क्या रहे हैं कि बॉटम से कितना डिस्टेंस रह गया उसका। पहले बॉटम से 15 मीटर था, ये तो शुरू में पता था हमें। अब जब 6 मीटर भाग के नीचे उतर आया तो बॉटम से कितना रह गया, बॉटम से 15 माइनस 6 कर दें, 9 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ एडम फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लोप टू। अच्छा, 0 से लेके 6 सेकंड तक का इसका ग्राफ प्लॉट कर दें। ये टाइम 0 था तो डिस्टेंस 15 था, t0 टाइम और डिस्टेंस 0 और 15, 1 तो 1.5 माइनस कर दें 15 में से, 13.5, 2 तो फिर 1.5 माइनस कर दें इसमें से, 12, 3 हुआ तो फिर 1.5 माइनस कर दें, 10.5, 4 हुआ तो 1.5 माइनस कर दें, 9, 5 हुआ तो 1.5 माइनस कर दें, 7.5, 6 हुआ तो 1.5 माइनस कर दें, 6। अब ये स्ट्रेट लाइन लग रही है हमें, एक कांस्टेंट रेट से ट्रैवल कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दें। तो लॉजिकली ये 15 से शुरू होगी, 0 और 15 से शुरू होगी, और जी, और कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गया था, ये 15 पे गया था, तो ये ऐसे करके नीचे आएगी और इसको कट करेगी। ठीक है, फिर क्या होगा,
अच्छा, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनना ज़रूरी नहीं है, सॉरी। चूँकि मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया ना, तो अब आपको ये मसला आ सकता है। हमारा ग्राफ यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है। ठीक है, 15 से शुरू हुआ और इसने आगे आके 6 पे कट किया। यहाँ पे ये बाद में पहुँचा, बॉल पहले पहुँच गई क्योंकि बॉल पहुँची है 5.8 पे। ये तो 6 पे भी नहीं पहुँचा था। ठीक है, तो ये और बल्कि लेटी हुई लाइन बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ग्राफ के शेप से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब टेंजेंट की बात थी, तो टेंजेंट यूँ बन जाता, फिर ऐसे बन जाता। और इसको आप यहाँ पे किसी पॉइंट से मार्क कर लेते, यहाँ से, और यहाँ पे कोई पॉइंट देख लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट देख लीजिएगा, तो x2 माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बहरहाल वापस आते हैं। सवाल में फरमा रहे हैं, कहाँ गया सवाल, ये रहा, कि ये ड्रॉ कर लिया आपने। Hence find the distance of Adam from bottom of the slope when the ball passed him. ओके, ये खूबसूरत सवाल है वो, कि जब ये भागता हुआ गया और बॉल भागती हुई आई तो वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया। तो ये खूबसूरती है सवाल की। आप यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। टाइम कहाँ है, यहाँ है। डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है। तो डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर क्या एलिमेंट आ रहा है ये निकाल के बता दीजिएगा। ठीक है, विच वुड बी अराउंड समथिंग 7 और 8 के बीच में कहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा, मैं ग्राफ क्यों प्लॉट नहीं कर रहा? ग्राफ प्लॉट अगर करने हम लग गए तो फिर तो ये वीडियो अब तक जो है 2 घंटे की हो चुकी होती। तो इसलिए मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा कि ग्राफ प्लॉट करना आपको बहुत दफ़ा सिखा दिया है, तो ये काम आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में फरमा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एम और एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें के की वैल्यू मालूम कीजिए, इसमें एम की वैल्यू मालूम कीजिए, और इसमें एन की वैल्यू मालूम कीजिए। सबसे पहले तो जब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होती है तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू के, ये तब मालूम हो गया। ओहो, इसी पे लिख दिया। जी, तो 1 इज इक्वल्स टू के हो गया। फिर अगर दोनों ए सेम हो जाएं तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी। तो अभी ए सेम नहीं है, तो इसको सही हालत में लाते हैं। तो 1/a को लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, कि a की पावर -1। तो a की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर -1, तो m इज इक्वल्स टू -1। और इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर n, तो इसको भी इस शक्ल में ले आते हैं। अपॉन टू, 1/2 होता है अंडर रूट जो होता है, तो a की पावर 3/2 है एक्चुअली। तो इज इक्वल्स टू ए की पावर n, तो n इज इक्वल्स टू 3/2। आगे चलें। द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। असल में ए के लिए नहीं था सवाल, बी के लिए दिया गया था। यहाँ पे कब से उठाया गया है, 2006। वो बड़ा पुराना सवाल है, पुराने पुराने सवाल आ रहे हैं इसमें। अच्छा है, थोड़ी सी आपकी, आप ज़्यादातर सवाल जो करते हैं वो लास्ट 10 ईयर से करते हैं, तो 2014 तक ही करेंगे। पुराने सवाल आप टच ही नहीं करेंगे नॉर्मली, तो वो बुक में पुराने सवाल टच हो जाते हैं, तो अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। टेबल शो सम वैल्यूज ऑफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू 2x इक्वेशन बनेगी, 2 की पावर x इक्वेशन बनेगी। इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वैल्यूज़ को कंप्लीट कर दीजिए। जब 2 की पावर, जब 2 की पावर 0 होगी तो x1 होगा, तो s इज इक्वल्स टू 1। लॉजिकल बात है ना। और 2 की पावर 3 होगी तो 2 टू द 4 टू ज़ार 8। और 2 की पावर -2 होगी, तो यानी जब 2 की पावर -2 है तो इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2 होगी, विच इज़ 1/4, विच इज़ 0.25। जो कैलकुलेटर के बगैर ही हो गए सारे। फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए इस स्केल के मुताबिक।
इसको ड्रॉ कीजिए -2 से -8 तक। ओके, -2 से 3 तक एक्स की वैल्यूज़ को लेते हुए, जो कि नज़र आ रही हैं। द फंक्शन जी इज़ गिवन बाय 6 - 2x। ये वही वाला सवाल आ गया है, बार बार एक जैसे ही आते हैं इसमें। 6 - 2x एक है जिसमें y इज इक्वल्स टू 6 - 2x है, ऊपर वाले में y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ऑन द सेम ग्रिड इसको ड्रॉ कर लीजिए, कर दिया ड्रॉ। ग्राफ से सॉल्व कर लीजिए जहाँ ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको के दोनों इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, इसका वो पॉइंट्स निकाल लीजिए जहाँ ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा, चूँकि इन्होंने अच्छा वैल्यूज़ प्लस और माइनस दोनों में ली हुई हैं, तो ये कुछ गालिबन कुछ ऐसा बनेगा। प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स और एक्स की, और वाई की वैल्यू प्लस में ही हैं सारी। ओके, तो ये ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ एक, और दूसरा चूँकि लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वैल्यू माइनस में है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो समथिंग लाइक दिस बनेगा। अब ये पूछ रहे हैं कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो लेट मी फाइंड इट्स आउट। अच्छा, अब जब दोनों इक्वेशंस को रख के सॉल्व करके आंसर निकालने की बात की जा रही है तो आपसे मांगा जा रही है एक्स की वैल्यू। ये याद रखिएगा कि y इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस पे जब आप मालूम करें तो आप x मालूम करें, तो आप अपने स्केल से निकालिएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.5 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, और राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आखिर में बहुत आसान सी बात पूछ रहे हैं। दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो कह रहे हैं कि जहाँ ये वाली इक्वेशन इससे कम हो वो इंटीजर बता दें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक ही है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जहाँ इसकी वैल्यू इससे कम है, क्योंकि ये 1.5 से तो इक्वल हुए, 1.5 से आगे जाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो पीछे आते आते आप ग्राफ में देखेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर्स में जिसपे कि ये वाला पॉइंट इससे नीचे है। ये देखें क्या कह रहे हैं, दिस इज़ लेस देन दिस, तो वो एक ही पॉइंट है विच इज़ 1। ये भी अगेन बगैर मैंने ग्राफ बनाया भी मैं बता सकता हूँ, वैसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पेपर क्लीन करते हैं। इक्वेशन दी हुई है, रेसिप्रोकल है, स्क्वायर है, इनवर्स है। ओके, तो ये बड़ी अजीब सी शक्ल की डायग्राम बनेगी। रेसिप्रोकल भी है, इनवर्स भी है, और माइनस में भी है। तो प्लस और माइनस दोनों दी हुई हैं वैल्यूज़, प्लस और माइनस दोनों दी हुई हैं वैल्यूज़। तकरीबन कुछ ऐसी बन जाएगी। ये y की वैल्यू प्लस में जा रही है, y की वैल्यू प्लस में जा रही है, माइनस में भी जा रही है। तो समथिंग लाइक दिस बनेंगे ग्राफ्स। ठीक है, और रेफरेंस के लिए आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप बना रहे हो उसको प्लॉट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप कहेंगे यार ये कुछ हमसे सही नहीं बना। अब कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर दिस। अच्छा, एक्सिस बना लिया और ग्राफ बना लिया। ठीक है, ए और बी तो रिजॉल्व हो गया हमारा। सी पे चलते हैं। राइट डाउन द इंटीजर k सच दैट f of x has is equals to k has no solution। ओके, वो किस जगह है जहाँ पे कि इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत बेसिक सी बात है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आपने कहा सर आपने वैल्यू से सॉल्व की नहीं,
भाई तो वैल्यू डाल के कर लो ना, -3 की पावर 2 लगा लो तो सीधा 9 हो जाता है। 1 - 1/9 करके वैल्यूज़ निकाल लीजिए। ये 0.89 बन रहा है, ये 0 क्योंकि डेसिमल में 2 प्लेसेस तक लिया हुआ है तो आप भी 2 प्लेसेस तक लीजिएगा, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, विच इज़ -10.1 -10.1। ठीक है, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन एरियाज़ में एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वाई एग्जिस्ट ही नहीं, वाई की वैल्यू नहीं आपको मिल रही, विच इज़, यानी इस इक्वेशन का, वाई की इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ये देख सकते हैं ना, ये मैं समझा रहा हूँ कि जब आप सोल्यूशन तलाश करने जाएंगे तो यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस रेंज में तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, एक्स की इस रेंज में कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था। अब हम वापस सवाल पे जाते हैं, पूछ क्या रहे हैं, राइट डाउन एन इंटीजर के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, यानी वाई इज इक्वल्स टू के विच हैज़ नो सोल्यूशन। तो अब y की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप देखें कि ये 0.89 से लेकर -5 में जा रही है। ठीक है, ये जो हमने देखा कि इससे ऊपर y है ही नहीं, इससे ऊपर y है ही नहीं। ठीक है, तो 0.89 और फिर ये ऐसे जाना शुरू हो गया। तो ये रेंज में नेक्स्ट इंटीजर, चलो 1 तक आप लगा लो, नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है जहाँ पे y नहीं मिलेगा, हमें 2 नहीं मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा। तो वे के द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर y। 3 भी बोल सकते हैं आप, 4 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। तो कोई भी इंटीजर ऐसा लिख दीजिए आप, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x - 5। स्ट्रेट लाइन बन रही है और अपर स्लोपिंग बन रही है क्योंकि ये प्लस में है स्लोप। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -5 तो 0 पे यहाँ से होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इसका, या शायद कुछ, हाँ इस ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, अरे भाई इसको ऐसे बनाएंगे ना कि एक पॉइंट तो ये मिल गया जहाँ x 0 था, y -5 था, ये पॉइंट मैंने बताया ना, ये पॉइंट तो यहाँ मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट वो देख लीजिए जहाँ y 0 हो, वहाँ x क्या है, इसको 0 कर दीजिए, यहाँ चले जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। जहाँ y 0 है वहाँ x 2.5 होगा, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट 0,5 मिल गया माइनस में। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स की मदद से लाइन बना दी। अब आप सोल्यूशन मालूम कर लीजिए इन दोनों इक्वेशंस का कि ये दोनों कहाँ बराबर हो रही हैं। सोल्यूशंस होंगे, जाहिर है दो जगह कट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा जगह कट कर सकते हैं क्योंकि तो मल्टीपल जगहों पे कट पॉसिबल है कि हो रहा हो। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इसको। तो दिस कुड बी, यस 3 जगह पे कट कर रहा है ना, इसको यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो ये एक्स की वैल्यूज, जब आप सोल्यूशन बोलते हैं तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है कि क्या वैल्यूज़ हैं एक्स की यहाँ पे। तो इट कुड बी -0.5 के अराउंड समथिंग, फिर +0.5 के अराउंड समथिंग, और फिर +3 के अराउंड समथिंग। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको 3 जगह मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ग्राफ से देख के ही करना है, थोड़ा बहुत कमोबेशी चलेगी। अब कह रहे हैं कि इसको रीअरेंज कीजिए इस शक्ल में, तो कर दीजिए जी। अब ये अलजबरा का सवाल आ गया, पीछे भी कई दफ़ा किया है हमने, फिर कर देते हैं। 1 - 1/x² इज इक्वल्स टू 2x - 5। बस पहले x² से मल्टीप्लाई कर दें सबको ताकि मसला हल हो जाए। पूरी इक्वेशन को लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय x²। तो x² - 1 इज इक्वल्स टू 2x³ - 5x²। किस शक्ल में लाना है, ax³ bx2c, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन सबको उधर ले जाते हैं, तो 2x³ ये भी माइनस में आ गया, तो -6x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सब इंटीजर्स ही हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं है। और आगे कुछ पूछिए। ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ टू द ग्राफ ऑफ दिस, इसके ऊपर विच इज़ पैरेलल टू दिस। तो भाई आपने ये बनाया था, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया कि मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं पहले इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊं। मैंने लाइन ही सीधी नहीं बनाएगी बाहर, और इसको खींच के मैं ले जाऊं वहाँ जहाँ ये जस्ट टच कर रहा हो इसके ऊपर, तो ये बनेगा। ठीक है, राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। तो देखिए इस आपने टेंजेंट बनाया तो ये और ये 2 पॉइंट्स तो मिल ही गए आपको। ठीक है, तो ये आपको स्लोप मालूम होगी, स्लोप तो मालूम ही है, बल्कि सॉरी, स्लोप इसलिए मालूम है कि इसका और इसका स्लोप सेम है। ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, पहले जल्दी से लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। नीचे वाली लाइन थी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो देखें दूसरी इक्वेशन जो बनेगी y इज इक्वल्स टू 2x, तो उसमें वैसे ही होगा। सिर्फ ये देखना होगा कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है लाइन, तो वो माइनस करके वो लिख दीजिएगा जगह, तो नई इक्वेशन आ जाएगी आपको। गालिबन 2 पे कट करेगी ज़्यादातर चांसेस का। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। कोशिश करते हैं 20 तक कर लें, ताकि फिर आगे 15 सवाल 16 सवाल रह जाएंगे, वो भी करने हैं अगली वीडियो में। एक ही वीडियो और बनानी पड़े, ऐसा ना हो कि 3-4 वीडियोस में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग वन डे एट पॉइंट पी। वीडियो पॉज करके मैं सवाल पढ़ लूँ पहले। देखिए इसमें भी हमें वैल्यूज़ कम होती हुई अभी बढ़ती हुई मिल रही हैं, तो पैराबोला वाला मामला है, और इसको ड्रॉ करना है आपको। स्केल दे दिया इन्होंने, तो कमो बेश अच्छा स्केल बड़ा और कम छोटा बड़ा है। 1 सेंटीमीटर तो 1 और 2 सेंटीमीटर 1, हाँ स्केल छोटा बड़ा है, तो पैराबोला पूरा नहीं सही से नहीं बनेगा आपका। सारी वैल्यूज़ प्लस में है, एक्स की सारी वैल्यू प्लस में, सारी वैल्यूज़ प्लस में, वाई की सारी वैल्यू प्लस में, वाई की, तो ये वन साइडेड बनेगा और समथिंग लाइक दिस बनेगा। कहीं एक्स ज़ीरो हुआ है, ज़ीरो हुआ है, तो ये समथिंग लाइक दिस बनेगा। वाई तो ज़ीरो नहीं हुआ ना कहीं, नहीं, वाई कम से कम 1 पे आया। दिस इज़ 1, और जब ये 0 है तो दिस इज़ 3.8। अच्छा जी, अब क्या करें, ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट बनाए वहाँ पे जहाँ पे t इज इक्वल्स टू 4 है, t इज इक्वल्स टू 4 समथिंग यहाँ पे होगा। इस पॉइंट पे रख के एक टेंजेंट बना लीजिए, वो ऐसे बनेगा। ओहो, टेंजेंट का अगर पॉसिबल हो तो कोशिश किया करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टच कर दें उसको, ये 2 आसान पॉइंट मिल जाते हैं हमें। ठीक है, जस्ट टच करें, मैंने तो थोड़ा बाहर निकाल दिया, टेंजेंट बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व वेयर पॉइंट t इज इक्वल्स टू 4। ग्रेडियंट मालूम करने के लिए एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट वे ले लें। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें। यहाँ y x ज़ीरो होगा, यहाँ y ज़ीरो होगा, बाकी वैल्यूज़ आप देख के बता सकते हैं। फिर इसका इसका आंसर तकरीबन कोई एक तो माइनस में आना चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, और 0.4 समथिंग आएगा। फिर इस ग्रेडियंट का क्या मतलब है, इस ग्रेडियंट का क्या मतलब है, कैसे पता चलता है एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, इससे पता चलता है। यहाँ टाइम है और यहाँ पे हाइट है। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम नहीं है ये, हाइट ओवर टाइम है। तो इट इज़ द रेट एट विच द हाइट ऑफ द वाटर या लेवल ऑफ द वाटर इज़ चेंजिंग। ये सवाल अगर आपने पढ़ लिया तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है।
समंदर के ऊपर पानी कब कितना चढ़ता है, कब कितना उतरता है, किस रफ्तार से पानी चढ़ रहा है और उतर रहा है। ये इसका ग्राफ है। फिर ये इसका मतलब ये टेंजेंट ये बता रहा है कि इस वक्त क्या रफ्तार थी पानी के चढ़ने या उतरने की। ठीक है, नहीं ये ग्राफ ही बता रहा है कि इस वक्त पानी किस लेवल पे था, किस टाइम पे पानी किस लेवल पे था, रफ्तार नहीं, किस टाइम पे पानी किस लेवल पे था, ये बता रहा है। फिर जी अब क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग, बी हो गया सी। ऑन द सेम डे a straight pole was driven vertically into the seabed at the point P. Work started at 8 a.m. पॉइंट P पे लगाया गया था, पॉइंट P कहीं दिया नहीं। The pole was driven at a constant rate. The height y meters of the top of the pole above the seabed t hours after 8 a.m. is given by equation this. Write down the length of the pole on the same axis as the curve. Draw the graph. This how many centimeters was the top of the pole above the seawater at the noon. Find the value of t when the top of the pole was level with surface of the sea. Okay. तो सवाल हैं बहुत सारे, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द पोल बतानी है हमें इनको। इस इक्वेशन को समझिए कि ये कह रही है कि पानी के ऊपर कितना पोल रह गया है और कितना टाइम गुजर गया है पोल को पानी की ज़मीन के अंदर ठोकते हुए। समंदर के किनारे पे समंदर की पानी के नीचे पोल को ज़मीन के अंदर ठोका जा रहा है, कितना टाइम गुजर गया है और कितना पोल बाकी रह गया है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे पुल अंदर जाता जाएगा, इसीलिए वैल्यू माइनस हो रही है इसमें से। तो जिस वक्त कुछ भी टाइम नहीं गुजरा होगा, टी ज़ीरो होगा, उस वक्त कितना पोल बाकी रह गया होगा, 4 मीटर बाकी रह गया होगा। तो यानी पोल की एक्चुअल लंबाई जो है वो 4 मीटर है। तो वे टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल्स टू 4 मीटर। फिर अब इस एक्सिस पे इस कर्व को ड्रॉ कीजिए, जो पहले आपने एक्सिस पे कर्व को ड्रॉ किया हुआ है। तो इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लीजिए, इसको यूँ ही बनाइएगा, y इज इक्वल्स टू -1/t+4। तो एक तो y एक्सेस पे 4 पॉइंट लेते हुए आप ये मार्क कर देंगे। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिएगा जहाँ x ज़ीरो है, तो t को y को ज़ीरो कर दें। जहाँ y ज़ीरो है वहाँ पे 1/t इधर चले जाएगा, 1/t इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 4 टू द 8 हो जाएगा। तो वो 8 पे कहीं जाके बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करा दीजिए, तो एक अंदाजे से ही मैं बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, तो अलग ही बनाए ग्राफ। फिर ये बना दिया। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स वॉज द टॉप ऑफ द पोल अबव द सरफेस एरिया एट नून, 12 बजे। इसको देख लीजिए कि कहाँ था ये। तो काम कब शुरू हुआ था, 8 बजे। 12 बजे होंगे तो कितना टाइम गुजर गया होगा। अच्छा, ये भी ग्राफ 8 के बाद ही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 बजे के बाद का ही है। और ये कर्व भी 8 बजे के बाद का ही है। तो 12 बजे कितने घंटे गुजरे होंगे, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे गुजर गए होंगे। तो टी इज इक्वल्स टू 4 पे देख लीजिए पोल कहाँ होगा, 4 पे देख लीजिए पोल कहाँ टच कर रहा होगा। तो ये निकाल लीजिएगा, ये हाइट है ना, तो यहाँ पे हाइट देख लीजिएगा कितनी आ रही है टी इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर। तो तकरीबन 0.75 या 0.8 आ रही होगी आपके पास मीटर में। ठीक है, फिर उसको सेंटीमीटर में कर लीजिएगा, पूछा सेंटीमीटर में, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, इसके नंबर होते हैं। सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर में दीजिएगा। 0.8 आ रही होगी तो 8 सेंटीमीटर हो गया, नहीं ये आ रही होगी 80 सेंटीमीटर, अराउंड समथिंग। 0.8 मीटर इज़ 80 सेंटीमीटर।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द टॉप ऑफ द पोल वाज लेवल विद द सरफेस ऑफ द सी। तो ये सरफेस ऑफ द सी है जो बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, और ये लेंथ ऑफ द पोल है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये काफ़ी ऊपर होगा, फिर समंदर ऊपर चढ़ना शुरू होगा और ये नीचे जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे आ रहा है, एक पॉइंट आएगा दोनों मीट कर जाएंगे। तो वो कौन सा टाइम है पूछ रहे हैं, किस वक्त है, फाइंड द टाइम। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे टाइम चेक कर लो भाई, और बता दो क्या टाइम है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, लेट मी सी के इसके कुछ पार्ट दूसरे पेज पे तो नहीं है, ऐसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे, ऐसे सवालों में मुश्किल होती है। नहीं है, चलो शुक्र है। वैसे 20, 21, 22, 23 दोनों छोटे छोटे हैं सब, तो ये हाथ के हाथ ना निपटा लें, तो रोइएगा नहीं, थोड़ी कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं, एक डायग्राम अच्छा है, सवाल पढ़ के फिर वापस आ। अरे भाई ये तो आसान सवाल है, ए बी बनाइए, इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, इसको इसको प्लस कीजिए, 5 अपॉन टू 2.5, और 6 प्लस ए टू 8 अपॉन टू 4, तो 2.5 और 4 आ गया, ये तो ज़बानी हो गया। फिर हो गया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ कैसे मालूम होती है, पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होती है। तो हमें ये मालूम हो जाए इसकी लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ मालूम होगी हमें, इसको और इसको माइनस करके 4 - 1, इसका अंडर रूट लेंगे, तो x2 - x1 और y2 - y1, इनको प्लस कर लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, आंसर आ जाएगा। तो ये गालिबन 25 आएगा। ठीक है, बी हो गया। सी, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। ग्रेडियंट कैसे मालूम होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, विच इज़ 4/3। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओके, ए बी की इक्वेशन कैसे मालूम कर सकते हैं आप, चले वो हो, मैंने सब इसी पे कर दिया, तो मेरा साफ क्या था। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास पीछे काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं पार्ट डी में। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये निकाला था, ग्रेडियंट का फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ग्रेडियंट हमें पता है कि 4/3 है। तो हम y2 कहते हैं हमें नहीं मालूम, और y1 के अंदर ये वाला पॉइंट डाल देते हैं। तो y2 को खाली y कह देते हैं, माइनस y1 की जगह 2 डाल देते हैं जो y का कोऑर्डिनेट था, x2 की जगह x लिखते हैं, x1 की जगह एक कोऑर्डिनेट डाल देते हैं 1, तो ये बराबर है, ग्रेडियंट निकल आता है इससे 4/3। ठीक है, इसको उधर ले जाइए, तो y - 2 इज इक्वल्स टू 4/3 x माइनस 4/3, ऐसे ही है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ख्वारी क्यों कर रहे हैं। 3 को उधर ले जाइए और इसको उधर ले जाइए, तो y - 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 से x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सही है, तो 3y - 6 इज इक्वल्स टू 4x - 4। तो इसको अगर आप थोड़ा सा साफ कर लें, तो 3y इज इक्वल्स टू 4x + 2, ये बन रही है। या मुझे जो अच्छा लगता है तरीका वो लगता है y इज इक्वल्स टू 4/3x + 2/3। वाली इक्वेशन ठीक है, वैसे मुझे ये शक्ल अच्छी लगती है। ठीक है, क्वेश्चन मालूम कर दी। द ट्राइंगल ए बी सी, अब सी अभी दिया हुआ नहीं है। द ट्राइंगल ए बी सी इज हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल्स टू 4। जब x इज इक्वल्स टू 4 बोलते हैं तो y की हर वैल्यू पे x इज इक्वल्स टू 4 होता है, और 4 का पॉइंट ये रहा, दिस मीन्स कि लाइन यहाँ से गुजर रही है। x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन ऐसे बनाई जाएगी जहाँ y की हर वैल्यू के लिए x 4 ही होगा। ठीक है, अगर कोई कहे y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 ऐसे बनाई जाएगी जहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए y 2 था।
लाइन ऑफ सिमेट्री जो है x=4 है, मैंने ड्रॉ कर दी। अब जाहिर है अगर ये दूसरा भी इसी के पैरेलल बनेगा, दिस मीन्स कि अगर यहाँ से ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक x का डिस्टेंस कितना है, ये 4 है और ये 1 है, तो ये 3 का डिस्टेंस है, तो ये भी 3 का ही डिस्टेंस आएगा, जो इसका मतलब है कि ये पॉइंट होगा जहाँ पे x 7 होगा और y 2 होगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रही है? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है दोनों तरफ बराबर से डिवाइडेड है। जब दोनों तरफ बराबर से डिवाइडेड है तो जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा। यहाँ से का डिस्टेंस है, ये 4 है और ये 1 है, तो आपस में डिस्टेंस 3 बन रहा है, तो फिर यहाँ भी 3 से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। लो, ये तो वैसे ही हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकाल लीजिए आपने। 7,2 क्वेश्चन नंबर 20 ख़त्म हो गया। जस्ट एक नज़र मैं देखना चाहता हूँ 21 कितना बड़ा है। अगर बहुत छोटा सा है तो साथ में इसलिए निकाल लेते हैं कि अगली वीडियो जितनी छोटी हो जाए उतना बेहतर है भाई, क्योंकि यही वीडियो अच्छी खासी बड़ी बन गई है, फिर वो भी बहुत बड़ी बन जाएगी, तो 1.5 घंटे की तो ये हो गई कम अज़ कम। विच ऑफ द ग्राफ्स, ये देखिए ना आसान सा सवाल है, विच ऑफ द ग्राफ अबव शो कुड बी द ग्राफ ऑफ ए बी सी। देखें ये पावर क्यूब है, अभी मेरे पास शायद अभी भी सेव होगा, मैं अगर जल्दी से वो निकालता हूँ आपके सामने। यस, अभी भी सेव था, मैंने इसलिए रखा हुआ था कि आपको बाद में काम आ सकता है। क्यूबिकल फंक्शन जब आपका होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, दोनों में से किसी एक तरफ हो सकता है। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक का ऐसा बनता है, लीनियर ऐसे बनता है, रेसिप्रोकल ऐसे होता है, माइनस में होता है तो ऐसे चला जाता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऐसे बनता है। तो ये मैंने कुछ शक्लें आपको बना के दिखाई थी, तो अब ज़रा इन शक्लों की बुनियाद पे फैसला करते हैं। आ गया सवाल, क्या बहुत आगे चले गए हम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया वो सवाल। ठीक है, और इसको मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ फ़िलहाल, ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर इसको देख सकें। ओके, तो बताइए, ये एक क्यूबिकल फंक्शन है ए, ये किस किस पे अप्लाई हो रहा है? तो पावर क्या है, x की पावर 3 है और पॉजिटिव में है, तो बताइए कहाँ बन रहा है? ये एक वेवी सा फंक्शन जो ऐसे बनता है, ये रहा, तो ये फिगर 6 बन रही है, ये है ए। ठीक है, फिर देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ऐसा होता है, और फिर उसकी पावर 2 भी है और माइनस में भी नहीं है, तो दिस इज़ फिगर ए और 1 और 4। तो इसमें जो है वो आपको यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है। जितनी मालूमात आपके पास अगर कम होगी तो फिर आप ये नहीं बता सकेंगे कि रेसिप्रोकल में मैंने बताया हुआ है आपको कि 2 कर्व्स बनते हैं अपोजिटली, लेकिन ये रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो ज़रा एक नज़र इसको देखें, इसको बात करते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल है प्लस में है या माइनस में है, 1/x है खाली, तो 1/x जो है वो इस वैल्यू को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, लेट्स सपोज अपॉन में है ना, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, और जब माइनस में x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू इस तरह से कम होगी, माइनस में ही जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं 2 वैल्यूज़ लेता हूँ, x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू 0.25 हो जाएगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये समझ में आ रही है। x की वैल्यू -4 ले लूँगा तो y की वैल्यू -0.25 हो जाएगी, y माइनस में जाएगा, तो इसलिए ये 1/x यहाँ और यहाँ पाया जाएगा, लेकिन 1/x स्क्वायर यहाँ नहीं पाया जा सकता। यहाँ तो पाया जाएगा, x की वैल्यू 2 है
तो y की वैल्यू 0.25 होगी, 2 to the 4 करके 0.25 हो जाएगी 1/4। लेकिन ये यहाँ नहीं पाया जा सकता, इसलिए कि जब भी किसी माइनस की वैल्यू को स्क्वायर किया जाएगा तो वो आंसर प्लस में आएगा। तो x की माइनस की वैल्यूज़ के लिए भी y प्लस रहता है स्क्वायर रेसिप्रोकल में। तो इसलिए जो स्क्वायर रेसिप्रोकल के ग्राफ्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। फिर आप कहेंगे क्यूबिकल, तो क्यूबिकल वापस इधर चले जाएंगे। तो ये बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो उस वक्त देना ज़रूरी तो नहीं थी, इस सवाल के आने से जो है वो बात जहन में आई कि ये भी आपको बता देना चाहिए कि ये कैसे फैसला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब जो है फिगर 4 है। ये फिगर 6 थी, ए ये बी है, सॉरी जाओ उधर ही रहा है, ये बी है, और सी जो है y इज इक्वल्स टू x-1। क्या अच्छा, ये क्या किसी बी जो है वो क्या किसी और पे भी अप्लाई हो सकती थी? तो किसी और पे अप्लाई नहीं हो रही। आप सी देखते हैं कि क्या ये किसी और पे अप्लाई हो रही है। तो भाई ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और इसका ग्रेडियंट जो है वो प्लस में है, इसका मतलब है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन एक ही है फिगर 2, तो इसमें सी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, पेपर 1 का सवाल है तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, सिर्फ आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन 23 पढ़ लूँ ज़रा। 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने का पीछे हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स की मदद से ग्रेडियंट निकाल लें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। से पहले तो ग्रेडियंट निकाल दें m। तो स्लोप निकालते हैं इसका, 5 माइनस 8 अपॉन 0 माइनस 6 which is equals to -3 upon -6 which is equals to 1/2। ठीक है, ग्रेडियंट निकल गया। अब इसका हम इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि फिर y को दोबारा इसी को ले लें और इक्वेशन के आगे 1/2 लिख दें, यानी y2 माइनस y1। अब कोई एक पॉइंट ले लें, पॉइंट कौन सा ले लें हम? पहला पॉइंट ले लेते हैं, पहला पॉइंट क्या था भाई, 6,8, ये ले लेते हैं। तो अब एक और y है जिससे कि हम इसको माइनस कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, स्लोप लेकिन हमेशा लाइन का सेम रहता है 1/2। इससे इक्वेशन बना ली जाती है, 2 इधर ले जाइए, इधर ले जाइए। तो 2y माइनस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 6, माइनस 16 को इधर ले जाइए, तो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 10, ये भी ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 5, ये भी ठीक है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। चलें जल्दी जल्दी, 22 भी हो गया, 23 देख लेते हैं। फिर 24 अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, कुछ कम हो जाएंगे ना सवाल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि y2 प्लस y1 अपॉन 2 और x2 प्लस x1 अपॉन 2, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो 9 में से 5 गए, 4, अब बता दो। y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 8/2 4 है। तो ये 4,2 बन रहा है, आई बिलीव सो, यस। तो जनाब यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक डन किया। आप लोग भी इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए कि ग्राफ से क्वेश्चन वाकई टाइम लेते हैं। आपसे इंशाल्लाह अगली मुलाकात करेंगे बाकी सवालों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।